नमस्कार बच्चों, मैं नरसी भाटिया, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीभंगा। आज अपने बात करते हैं 12th क्लास की जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल की दो पुस्तक हैं अपने। फर्स्ट भाग है मानव भूगोल के मूल तत्व और सेकंड भाग है भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। तो अपने पहली जो बुक्स हैं उसका जो पहली इकाई है मानव भूगोल का परिचय, उसका जो पहला चैप्टर है, पहला जो अध्याय है मानव भूगोल का अर्थ समझेंगे और विभिन्न जो भूगोलवेताओं के द्वारा दी हुई जो परिभाषा है उसको समझेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति को समझेंगे और इसके विषय क्षेत्र को इसमें समझेंगे। उससे पहले अपने भूगोल के बारे में कि भूगोल क्या है। भूगोल शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द से बना है और जियोग्राफी है जो क्या है यूनानी भाषा का शब्द है, जिसमें ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है इसमें जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ क्या हुआ वर्णन। तो भूगोल का अर्थ क्या हुआ पृथ्वी का वर्णन। अब इस भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, क्योंकि इस भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला जो भूगोलवेता था वो था इरेटास्थेनीज। इरेटास्थेनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इस भूगोल को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने वाला या जिसे विशिष्ट विज्ञान के रूप में व्यवस्थित करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था हिकेटियस। इसलिए भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। अब अपने इसमें भूगोल के अंदर मानव भूगोल की बात करते हैं। तो मानव भूगोल का जो आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता है, आधुनिक मानव भूगोल का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल। जो बुक्स अपने पढ़ रहे हैं तो मानव भूगोल है उसका जन्मदाता, मानव भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल है। फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल का उद्भव किया। अब इसके अंदर अपने मानव भूगोल का अर्थ समझेंगे कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है। मानव भूगोल के अंदर क्षेत्रवार वर्णन किया जाता है। इस पृथ्वी का क्षेत्रवार, पार्ट टू पार्ट, इसका अध्ययन है जो किसके अंतर्गत किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत। क्योंकि इस पृथ्वी पर मानव क्या है, क्रियाशील प्राणी है। तो इस पे जो पृथ्वी पे विभिन्न जो तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को मानव भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। दूसरी बात यह है कि मानव भूगोल एक समकलनात्मक, आनुभाविक एवं व्यवहारिक विषय है, क्योंकि मानव इस पृथ्वी पर रहता है और ये क्या है गणितीय रूप से और अनुभव, मानव के अनुभवों के द्वारा, मानव के व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है जो क्या है मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अब कुछ विद्वान हुए, भूगोलवेता हुए, जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी मानव भूगोल को समझने के लिए। तो पहला जो भूगोलवेता था अपना वो था फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल क्या कहते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो प्यारे बच्चों इस पुस्तक में उसने मानव भूगोल का अर्थ दिया है। मानव भूगोल का अर्थ बताया है फ्रेडरिक रेटजेल ने, जो कि मानव भूगोल का जनक भी है, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता। तो उसने कहा कि इस पृथ्वी पे जो मानव समाज रहता है, इस पृथ्वी पे जो मानव समाज रहता है और ये जो पृथ्वी का धरातल है इसके बीच अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है।
तो ये परिभाषा किसने दी? फ्रेडरिक रेटजेल ने। दूसरा जो भूगोलवेता हुआ था अपना, वो रेटजेल की शिष्या थी एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। इसमें उसने अपनी थीम दी है कि इस पृथ्वी पे मानव क्या है, चंचल मन, चलायमान, और पृथ्वी क्या है, अस्थायी पृथ्वी। पृथ्वी स्थिर नहीं है, अस्थायी पृथ्वी का परिवर्तनशील। इस पृथ्वी पे जितने भी परिवर्तन होते हैं और मानव इस पे जितने भी मानव चलायमान है और पृथ्वी भी क्या है, अस्थिर है, तो इस पे बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन परिवर्तनों का जो अध्ययन करते हैं अपने जियोग्राफी के अंदर, मानव भूगोल के अंदर पढ़ते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तीसरा जो भूगोलवेता हुआ अपना, विडाल डी लाब्लास। ये फ्रांस से बिलोंग करता था। फ्रेडरिक रेटजेल है जो जर्मन देश का था। ये रेटजेल की जो शिष्या एलन सैंपल थी, ये अमेरिका से थी। विडाल डी लाब्लास जो कि फ्रांस के एक भूगोलवेता थे। विडाल डी लाब्लास क्या मानते हैं कि मानव भूगोल क्या है? इन्होंने अपनी पुस्तक है एक मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी विडाल डी लाब्लास ने। उसमें अपनी जो परिभाषा दी है वो क्या दी है कि पृथ्वी और इस पे रहने वाला जो मानव है, इनके बीच जो पारस्परिक संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन किस में सम्मिलित किया गया है? मानव भूगोल में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में डिकेन व पिट्स नाम के भूगोलवेता हुए। उन्होंने भी क्या कहा कि मानव और मानव के कार्य, क्योंकि मानव इस पृथ्वी पर रहता है और अनेक क्रियाकलाप करता है, इनके जो कार्यों का समाविष्ट है, इनके जितने भी कार्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उन कार्यों का क्या है? मानव भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने मानव भूगोल का अर्थ समझ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट जो बिंदु है वो आता है मानव भूगोल की प्रकृति। कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? इस पृथ्वी पे मानव के उद्भव के साथ ही प्रकृति के साथ मानव के बड़े गहरे संबंध रहे। प्रकृति के साये में मानव का जब उद्भव हुआ, उस समय आदि मानव व्यवस्था थी, आदि मानव था, तो प्रकृति से डरता था, भयभीत होता था, और उसके जहन में कुछ सवाल उठते थे, कब, कहाँ, कैसे। तो उन प्रश्नों का जवाब वो खोजने की तलाश में था, और प्रकृति से उसके जो जहन में सवाल थे, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, इनका जवाब क्या है? प्रकृति से मिला। तो उसे क्या कहा? मानव भूगोल की प्रकृति। क्योंकि प्रकृति ने क्या है? मानव के साथ सामंजस्य बैठाया, मानव के जितने भी जहन में सवाल थे, कब, कहाँ, कैसे, उनका उत्तर मिला। और जैसे ही उसकी समझ बढ़ने लगी, उसने यहाँ पे अनेक जैविक पृथ्वी पे जो जैविक संसाधन पाए जाते हैं, आर्थिक संसाधन हैं, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति का निर्माण हुआ। इसके बाद में तीसरा जो इस टॉपिक है अपना प्रकृति, इसके बाद में है विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं मानव भूगोल, इसके अंदर अपने कौन कौन से बिंदु है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें दो प्रकार के हैं विषय क्षेत्र। एक तो इनके क्षेत्र हैं और दूसरे क्या हैं? उप क्षेत्र हैं। तो पहले क्षेत्र की बात कर लेते हैं। क्षेत्र में है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। इस पृथ्वी पे जो जनसंख्या पाई जाती है, उस जनसंख्या का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए हैं, हम जिनका उपयोग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।
तीसरा जो क्षेत्र है इसका है सांस्कृतिक क्षेत्र। सांस्कृतिक जो भूदृश्य है, इस पृथ्वी पे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मेले हैं, पर्व है, त्योहार हैं, पवित्र स्थल हैं, उन सब का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में जो मानव इस पृथ्वी पे क्रियाशील प्राणी है, तो इस पृथ्वी पे मानव के अनेक जो पारस्परिक संबंध हैं, ठीक है, तो उन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं उप क्षेत्रों की। उप क्षेत्रों में भौतिक दशाएं, इस पृथ्वी का जो धरातल है उस पे जितनी भी भौतिक दशाएं, ठीक है, धरातलीय जो दशाएं घटित होती है, जितनी भी घटनाएं घटित होती है इस पृथ्वी पे, उन घटनाओं का जिक्र भी मानव भूगोल की पुस्तक में अपने पढ़ते हैं। और मानव जो अनुक्रिया करता है, जितनी भी क्रियाएं मानव इस पृथ्वी पे करता है, वो सारी क्रियाएं हैं जो इसके अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। अब इस लास्ट जो अपना टॉपिक है इस अध्याय का, वो है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास 3 कालों में हुआ, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में जो भूगोलवेता थे हमारे, जिन्होंने क्या है इसको बढ़ाया आगे, इसके बारे में जाना, तो उनमें प्राचीन काल के जो भूगोलवेता थे उनमें एक तो था थेल्स नाम का भूगोलवेता, एक था एनेक्सीमेंडर, हेरोडोटस और हिकेटियस, जिसे भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इन लोगों ने क्या है, भूगोल को व्यवस्थित और क्रमबद्ध करने का प्रयास किया। इसके बाद में जो मध्यकाल था, मध्यकाल के अंदर जो उपनिवेशीकरण हुआ, ठीक है, अंग्रेज लोग आए यहाँ पे, अनेक औद्योगिक कल कारखाने वगैरह स्थापित होने लगे, ठीक है, तो उस समय का जो व्यवस्थित ज्ञान था उसको भी भूगोल, मानव भूगोल के अंदर सम्मिलित किया। और इसके बाद में आधुनिक काल के अंदर 3 तरह की विचारधाराएं पनपी, निश्चयवाद और नियतिवादी। जो निश्चयवादी और नियतिवादी थी, इस विचारधारा को फॉलो करने वाला था जो हमने फ्रेडरिक रेटजेल। निश्चयवादी या नियतिवादी जो विचारधारा थी, जो आधुनिक काल में जिसका उद्भव हुआ, तो उस विचारधारा को लेकर चलने वाला था फ्रेडरिक रेटजेल। इसमें क्या था, ये विचारधारा क्या थी, निश्चयवादी या नियतिवादी विचारधारा क्या थी? इसमें मानव क्या है, प्रकृति से डरता था, प्रकृति से भयभीत रहता था, और जैसा कुछ प्रकृति से उसे मिलता था उससे ही संतुष्ट होता था, ऐसी विचारधारा थी। इसके बाद में दूसरी विचारधारा आई संभववादी विचारधारा थी। इसको मानने वाला था भूगोलवेता जीन ब्रूस कहां का था, फ्रांस का था। तो जीन ब्रूस ने क्या माना कि अब प्रकृति के साथ धीरे धीरे क्या है, मानव ने अपने सामंजस्य स्थापित करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या है, उसने थोड़ा उत्थान होना शुरू हो गया। तो इस विचार की संभव हो सकता है, मानव है जो अगर इस पे क्रियाशील है, कार्य करे, तो वो चाहता है वो संभव हो सकता है, और ये संभव हो सकता है, इसी वजह से क्या है, ये संभववादी विचारधारा का जो उद्भव हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट एक तीसरी विचारधारा आधुनिक काल में सामने आई, वो थी नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद। इसमें क्या था, मानव ने अपनी उन्नति और उत्थान के लिए प्रकृति के साथ, ठीक है, सामंजस्य बिठाकर, ठीक है, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और ये जो नव निश्चयवाद और नियतिवादी विचारधारा थी, इसका जो समर्थक थे, इस विचारधारा को लेकर आने वाले जो हमारे भूगोलवेता थे, वो कौन थे, ग्रिफ्थ टेलर। कौन थे, ग्रिफ्थ टेलर थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मानव भूगोल का अर्थ समझा, इसकी परिभाषाएं समझी, इस मानव भूगोल की प्रकृति को समझा और इसके विषय क्षेत्र समझे। ठीक है, थैंक्स।